सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, लेखक के साथ प्रत्यक्ष संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी के साथ आदरणीय सुभाष राय जी उपस्थित हैं, लेखक पत्रकार। और आज हम लोग इस भेंट में इनकी कविताओं को सुनेंगे। इनके संग्रह से कुछ कविताएं होंगी। सलीब पर सच, एक बार आप भी इसे पकड़ लें। तो मित्रों, यह जो आप संग्रह देख रहे हैं सुभाष राय जी का, इससे कुछ कविताएं होंगी सलीब पर सच से, और कुछ एक कविताएं नई भी होंगी, बाद में लिखी हुई कविताएं भी होंगी। मित्रों, हम सुभाष जी से उनके रचनाकार की यात्रा को भी स्वयं उनसे सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मगर इससे पूर्व एक संक्षिप्त परिचय सुभाष जी का देते चलें। आप सभी जानते हैं, वर्ष 1957 में उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के गांव बड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई गांव की पाठशाला से ही हुई। बाद में आगरा विश्वविद्यालय से वहां के साहित्यिक संस्थान KMI से इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य में स्नातकोत्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। और आप सभी में से कई मित्रगण इस बात को भी जानते होंगे कि वे उत्तर भारत के विख्यात संत कवि दादू दयाल जी के रचना संसार पर PhD की उपाधि प्राप्त करते हैं। लंबे समय तक 4 दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय है। कई विषयों पर, समसामयिक विषयों पर, विचारपरक विषयों पर इनके आलेख प्रकाशित और चर्चित हैं। अमृत प्रभात, आज, अमर उजाला, DLA, DNA जैसी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालते रहे। और इन दिनों इसी शहर लखनऊ से, जहां हम लोग आज मिल भी रहे हैं और इस भेंट को सुदूर लोगों तक और दूसरे मित्रगणों तक फैला भी रहे हैं, इस भेंट की खुशबू को हमें भी अच्छा लग रहा है। तो इसी लखनऊ शहर से प्रकाशित हो रहे जन संदेश टाइम्स के प्रधान संपादक हैं। यह अखबार कुछ एक अन्य शहरों से भी प्रकाशित हो रहे हैं। हिंदी की जो विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें इनकी रचनाएं आती रही हैं और कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित है। एक चीज और बतला दूं मित्रों कि इन्होंने एक विचार और साहित्य की मासिक पत्रिका समकालीन सरोकार का भी संपादन किया। इसी नाम से इनकी पत्रिका रही, समकालीन सरोकार। सम्मानों में देखें तो नई धारा रचना सम्मान, माटी रतन सम्मान, देवेंद्र कुमार स्मृति कविता सम्मान मिले इन्हें, जो उल्लेखनीय है। तो आइए मित्रों, हम सीधे सुभाष जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने रचनाकार की यात्रा पर कुछ बातचीत करें, जिसमें जाहिर है कि पत्रकारिता और साहित्य के बीच आवाजाही भी होगी। हमें अच्छा लगेगा। जी सुभाष जी, एक बार पुनः स्वागत। धन्यवाद अर्पण भाई, आपके प्रति बहुत आभार। और उन सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मेरी पृष्ठभूमि एक गांव की पृष्ठभूमि रही है और मैं कहूँगा कि एक मध्यवर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कविता के बीज कहाँ से पड़े मेरे मन में। मेरे पिताजी बहुत मामूली किसान थे, मेहनत करते थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन एक बात मैं देखता था, जब भी कोई बात होती थी, महत्वपूर्ण बात होती थी, कुछ कहना होता था उन्हें अपने बच्चों से, तो वे किसी न किसी कवि की, किसी कविता से अपनी बात कहते थे। वाह। ये एक बड़ी बात थी जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। उन्हें बहुत सारी कविताएं याद थीं। घाघ बड्डरी की सारी कहावतें लगभग उन्हें याद थीं, और उन्हें कृषि के काम में वे इस्तेमाल भी करते थे। एक बड़ा प्रभाव उनकी कविताओं के जरिए, उनकी कही हुई कविताओं के जरिए एक बड़ा प्रभाव मेरे मन पर पड़ता रहता था। एक और बड़ी बात थी, मेरे परिवार में संगीत भी था। हालांकि पीढ़ियों में मुझे नहीं याद है कि किसी और के पास कोई संगीत की शैली थी, कोई विधा थी, लेकिन मेरे चाचा थे, मेरे भैया के पिताजी, राम गोविंद राय, वे मुंबई में एक मिल में काम करते थे, और मिल में काम करने के अलावा जो बचा हुआ समय होता था, वह सारा समय उनका संगीत में जाता था। बड़ी सुंदर आवाज थी। घर पे उनका तानपूरा और तबला पड़ा रहता था, और जब कभी मुझे फुर्सत लगती थी और मैं देखता था कि कोई नहीं है घर में, तो वो तानपूरा उतार ले आता था, उसके तार कसता था और उस पर उंगलियां चलाता था। उसमें से संगीत की आवाज, अनगढ़ आवाज ही निकलती थी, क्योंकि मैं संगीत में कोई संगीत की कला नहीं थी मेरे पास, लेकिन वो अनगढ़ आवाज भी कहीं भीतर से बहुत मुग्ध करती थी। वाह। कुछ और चीजें याद आती हैं मुझे कि गांव में उस समय उत्सवाकुलता थी। उत्सव बहुत होते थे, और उत्सव होते थे तो नौटंकियां भी होती थी। नौटंकियों में लोक गीत गाए जाते थे जो मुझे बहुत पसंद आते थे। यही नहीं, शादी बारात जो गांव में हम लोगों के बचपन में हुआ करते थे, उसमें बाराती 3 दिन, यानी कि एक पूरा दिन, जिस दिन आते थे उसके अगले दिन बारात रुका करती थी, और उस अगले दिन एक विद्वत सभा बुलाई जाती थी, जिसमें लड़की की तरफ से लोग और लड़कों की तरफ से लोग आते थे, बैठते थे, और बातचीत होती थी। तब तक बचपन में ही मेरे अंदर बीज कविता के रहे होंगे, कुछ थोड़ी थोड़ी तुकबंदी मैं करने लगा था। तो उन विद्वत सभाओं में मुझे काव्य पाठ के लिए बुलाया जाता था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था वहां कविता पढ़ते हुए। थोड़ा और बड़ा हुआ, जब मिडिल स्कूल में पढ़ने गया, तो वहां भी एक व्यक्तित्व मुझे याद आता है। एक संवरू माट साहब थे। अगर वे सुन रहे हों या हो, तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। वे बिरहा लिखते थे। वाह। बिरहा लिखते थे, और पहले तो वे पतली पतली उसकी कापियां बनाकर ले आते थे, हाथ से लिखी हुई, और हम लोगों को देते थे। बाद में उन्होंने प्रिंट कराना शुरू कर दिया, और बिरहा प्रिंट करके वो ले आते थे और बच्चों को बांटते थे। यही नहीं, कुछ और समय गुजरा तो वो चंग लेकर भी आने लगे क्लास में, और क्लास में अपना विषय पढ़ाने के साथ ही वे कोई ना कोई बिरहा चंग पर गाते थे, गाकर सुनाते थे। ये सारी यादें, मुझे लगता है कि ये और भी बच्चों के साथ, और भी बच्चों ने सुनी होंगी ये सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि कविता और संगीत का बीज कहीं ना कहीं मेरे अपने घर में ही मेरे मन में पड़ा, और बाद में धीरे धीरे उसका विकास हुआ। जब आगे मैं पढ़ने के लिए 9वीं क्लास में शहर में गया, पहली बार शहर में गया, तो मेरे घर के लोग चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और इसलिए उन्होंने विज्ञान का विषय पढ़ने के लिए कहा मुझसे। मैं राजी भी हो गया, लेकिन विज्ञान में मेरी कोई रुचि नहीं थी। विज्ञान तो चीर चीर फाड़ का विषय है, और साहित्य जोड़ने का विषय है। तो मुझे लगता था कि मैं ये विज्ञान कैसे पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा। तो मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता था जाके, और पीछे बैठ के जब अध्यापक केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ा रहा होता था, तब वाह। उसके बाद का समय मुझे लगता है कि इंटर पास करने के बाद मैं बीएचयू में गया पढ़ने के लिए।
लेकिन विज्ञान में सचमुच मेरी कोई रुचि नहीं थी। हालांकि विज्ञान मुझे अच्छा लगता था, बड़ा तार्किक लगता था, लेकिन रुचि मेरी लिखने में थी, कविताएं लिखने में। मैं धुआंधार कविताएं तब तक लिखने लगा था। जिसको भी पढ़ता उसी की नकल करता, उसी की शैली में कविताएं लिखना शुरू कर देता। श्याम नारायण पांडे हमारे इलाके के पास के एक बड़े कवि थे, वीर रसावतार उनको कहा जाता था। कुछ समय तक उनको सुनने और उनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी वीर रस का कवि होना चाहिए, और मैंने एक दो खंड काव्य भी लिख डाले उसी समय में, लेकिन वो लुप्त प्राय हैं, वो मेरे पास है नहीं। बाद में जैसे जैसे जिन जिन कवियों को पढ़ता था, कभी जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हुए उनकी शैली में कुछ लिखने की कोशिश करता, कभी निराला जी को पढ़ते हुए उनकी शैली में कुछ लिखने की कोशिश करता। कालांतर में जो बीएचयू से विज्ञान की पढ़ाई छोड़ के मैं वापस आ गया, घर आ गया, और घर में बड़ी धुनाई हुई मेरी, शब्द से ही बड़ी धुनाई हुई, लाठियों से तो नहीं, शब्द से ही बड़ी धुनाई हुई। और वहीं मैंने बीए में प्रवेश लिया। वहाँ डीसीएस के डिग्री कॉलेज है मऊनाथ भंजन में, वहाँ मैंने बीए में प्रवेश लिया। वहाँ कुछ महत्वपूर्ण लोग मिले। एक जयप्रकाश धूमकेतु जो अब अभिनव कदम के संपादक हैं, उनसे मुलाकात हुई। और वहीं नवगीत के एक बड़े कवि डॉक्टर उमाशंकर तिवारी से एक मुलाकात हुई, और कविताओं में भी थोड़ा थोड़ा निखार आना शुरू हुआ। मुझे लगता है कि आगे की कहानी के लिए कोई सवाल और करना चाहिए अर्पण जी को, या मैं कुछ कविताएं पढ़ूं अपनी, जैसा जी, बहुत ही अच्छी बातचीत रही सुभाष जी। और मित्रों, इस तरह के कार्यक्रम का यही उद्देश्य भी है कि हम रचनाकार की कविताओं को समझते हुए कहीं न कहीं जो उसकी अपनी यात्रा है, जो कई तरह के ऊबड़-खाबड़ पथों से निकलती हुई यात्रा है, उसको भी जान सके। हमारे साथ इस समय आदरणीय कौशल किशोर जी, त्रिलोक महावर जी, राजा सिंह जी, आशीष सिंह जी, श्री प्रकाश शुक्ल जी, और जयश्री पुरवार जी, मधु काकरिया जी, बलवंत कौर जी, हृदयेश मयंक जी, रीता दास राम जी, और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं भी आगे कुछ और बातचीत करूंगा इनसे, मगर पहले कुछ एक कविताएं सुनते हैं और फिर यह बातचीत आगे बढ़ेगी। और आप सभी से अनुरोध कि अगर कवि से कोई सवाल पूछना चाहें या मनपसंद की कोई कविता सुनना चाहें तो आप निश्चय ही कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। जी सुभाष जी, स्वागत। मेरा पहला काव्य संग्रह 2018 में सलीब पर सच आया था। उसमें मैं कहूँगा कि बड़े लंबी कालावधि की कविताएं हैं। 73-74 से लेकर और 2018 तक की कविताएं हैं। उसमें से कुछ चुनी हुई एक दो कविताएं आपको सुनाता हूँ। उसमें कुछ आपातकाल के दौरान की भी कविताएं हैं, उसमें से भी एक सुनाना चाहूंगा। पहली कविता जो इस संग्रह में है, आपातकाल की जब बात कर रहे हैं तो उस दौर के अपने संघर्ष को भी मित्रों को कुछ बतलाते चले। जी, मैं एक दो कविताएं पढ़ लूं, फिर बताऊंगा इस बारे में। जी, इस संग्रह की पहली कविता है मेरा परिचय। और मैं अपना ही परिचय नहीं बल्कि अपने तमाम उन दोस्तों का भी इस कविता में परिचय देने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरी ही तरह या अपनी ही तरह लगातार अव्यवस्थाओं के खिलाफ, निरंकुशता के खिलाफ उबलते रहते हैं। धन्यवाद। मेरा परिचय उन सब का परिचय है जो सोए नहीं है जन्म के बाद। मेरा परिचय उन सब का परिचय है जो सोए नहीं है जन्म के बाद। लपट है जिनके भीतर, जिसे छू दें भस्म कर दें, जिस पर हाथ रख दें पिघल कर बहने लगे। चल पड़े तो जमीन अगिया जाए, रास्ते की धूल धुआं हो जाए।
बोले तो बिजलियां कड़क उठें, लिखें तो शब्द शब्द सोए दिमागों पर अग्निबाण की तरह बरस। जो खुद से टकरा रहे हों, टुकड़े टुकड़े हो रहे हों, जो धधकते रहते हों पृथ्वी के गर्भ की तरह, ज्वालामुखी बनने को आतुर, लावा से नया रचने को बेचैन, सूर्य को अपने भीतर समेटे खोलते हुए। मेरा परिचय उन अनगिनत लोगों का परिचय है जो मेरी ही तरह उबल रहे हैं लगातार। उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, जो दीवारों में मुर्दों की मानिंद घर से निकलते हैं, बाजारों में खरीदारी करते हैं और मान में बदल जाते हैं, घर लौटकर सजी हुई काफिन में कैद हो जाते हैं चुपचाप, जो सिक्कों की खनक पर बिक जाते हैं, चुराई हुई खुशी में खो जाते हैं। वे टूट सकते हैं आसानी से, उनकी उंगलियां कटार नहीं बन सकती, उनके हाथ लाठियों में नहीं बदल सकते। ऐसे मुर्दों पर गंवाने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मैं अपने जैसे गिने चुने लोगों को ढूंढ रहा हूं। मुझे आग बोनी है और अंगारे उगाने हैं। मेरा परिचय उन सबका परिचय है जो एक दूसरे को जाने बिना आग के इस खेल में शरीक है, जो एक दूसरे को जाने बिना आग के इस खेल में शरीक है। बहुत खूब। मैं आपातकाल से संबंधित एक कविता सुनाऊं। इसके पहले चूंकि अर्पण जी का ये आग्रह हुआ कि मैं उस समय के कुछ अनुभव के बारे में भी कहूं, तो मैं एक विचित्र बात कहूंगा जो आप लोगों को शायद विचित्र ही लगे कि उस दौरान जब आपातकाल लगा था, मेरा पूरा परिवार ही संघ का परिवार था, अब भी है। मैं भी उस समय संघ से ही जुड़ा हुआ था और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, उसको संघ का समर्थन प्राप्त था और उसी नाते मैं भी उस आंदोलन में शामिल हुआ था। आंदोलन में 6-7 महीने लगातार सक्रिय रहने के बाद ये आदेश हुआ कि सब लोग प्रदर्शन करके जुलूस निकाल के जेल जाएं, जेल भरें। तो जेल भरने के आंदोलन में मैं भी अपने विद्यालय से कुछ छात्रों के साथ जुलूस निकालते हुए सड़क पर निकला और थाने तक जाते हुए जमकर धुनाई हुई। इस बार की धुनाई शब्दों की नहीं बल्कि लाठियों की धुनाई थी और मुझे याद है कि 1 मिनट में कम से कम 50-60 लाठियां तो मेरे ऊपर भी पड़ी होंगी। लेकिन उस समय बहुत उत्साह था, हम लोग जेल चले गए। करीब 16 लोग मेरे साथ गिरफ्तार हुए थे जो आजमगढ़ जेल ले जाए गए। जेल का अपना आनंद था, उसकी अपनी अलग कहानी है। लेकिन वहां से कुछ महीनों बाद मुझे बाहर आना पड़ा क्योंकि हमारा बीए का दूसरा वर्ष उसकी परीक्षा देनी थी। तो परीक्षा देने के लिए मैं बाहर आया और परीक्षा देने के बाद का समय करीब 5-6 महीने निकल गया। तो फिर मैं जेल जाने की मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई। वो लंबा संघर्ष था। सभी लोग जानते हैं आपातकाल की ज्यादतियों के बारे में, किस तरह की ज्यादतियां युवकों पर, प्रदर्शनकारियों पर की जा रही थी, कैसे उनके नाखून उखाड़े जा रहे थे, कैसे उनके बाल खींचे जा रहे थे, कैसे उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी और भी बहुत कुछ। इसके बारे में बहुत बताने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। मैं उस समय की अपनी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। तलाश शीर्षक है। जी स्वागत। मौसम साफ होने पर कोई भी बाढ़ के खिलाफ पोस्टर लगा सकता है। मौसम साफ होने पर कोई भी बाढ़ के खिलाफ पोस्टर लगा सकता है, बिजली को गालियां बक सकता है, तूफान के खिलाफ दीवारों पर नारे लिख सकता है। जब हवा शीतल हो, धूप मीठी हो, कोई भी क्रांति की कहानियां सुना सकता है। घर में लेनिन और माओ की तस्वीरें टांग सकता है। लेकिन जब मौसम बिगड़ता है, गिने चुने लोग ही घर से बाहर निकलते हैं, बिजलियों की गरज से बेखबर, बाढ़ के खिलाफ बांध की तरह बिछ जाने के लिए। वाह। ऐसे कितने लोग हैं
धरती उन्हें चूमना चाहती है प्यार से। ऐसे कितने लोग हैं, धरती उन्हें चूमना चाहती है प्यार से। बहुत सुंदर कविता मित्रों, धरती उन्हें कुछ चूमना पूछेंगे? चाहती है प्यार एक से। एक और कविता थोड़ी अलग मिजाज की इसी संग्रह से मैं सुनाता हूँ। प्रेम। मुझे लगता है कि क्रांति और प्रेम दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। जो प्रेम करना जानता है वही क्रांति भी कर सकता है, वही साहस के साथ किसी भी दमन के खिलाफ सामने आ सकता है। जो प्रेम करना नहीं जानते हैं वे क्रांति को भी नहीं समझ सकते, कभी सामने नहीं आ सकते। तो मैं प्रेम की एक कविता, प्रेम ही शीर्षक है इसका, सुनाता। जी बिल्कुल। तुम बताओगे प्रेम क्या है? मादक गहराई में उतर जाने का पागल उन्माद या कुछ और? तप्त अधरों पर ठहर जाने के बाद की खोज या कुछ और? शिखरों पर फिरती उंगलियों से उठती चिंगारी भर या कुछ और? पल भर की मनमोहक झंझनाहट या कुछ और? वाह। चुप क्यों हो, कुछ बताओ। चुप क्यों हो, कुछ बताओ। अगर प्रेम किया है कभी तो बोलो। प्रेम के बाद भी बचे रह गए या नहीं? प्रेम के बाद कोई और चाह बची या नहीं? पूरा पा लेने के बाद भी बार बार पाने की उत्कंठा शेष तो नहीं रही? अगर तुमने सचमुच प्रेम किया है तो मैं जानता हूं चुप रहोगे। अगर तुमने सचमुच प्रेम किया है तो मैं जानता हूं चुप रहोगे। बोलोगे नहीं, बोल ही नहीं पाओगे, सुनोगे ही नहीं मेरा सवाल। प्रेम देह को मार देता है। आंखों का अनंत आकाश एक दहकते फूल में बदल जाता है। पूरा आकाश ही खिल उठता है। पलकें गिरती नहीं, उठती नहीं, गूंजती है वीणा महामौन की, और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। फूल न दिखते हैं न महकते हैं। गंध में बदल जाता है पूरा अस्तित्व। देह जीते हुए मर जाता है तो प्रेम जन्म लेता है। देह जीते हुए मर जाता है तो प्रेम जन्म लेता है। कभी ऐसा हुआ क्या तुम्हारे साथ? कभी ऐसा हुआ क्या तुम्हारे साथ? याद करो, कभी करुणा बही क्या आंखों से? कभी मन हुआ क्या दूसरों के लिए लुट जाने का? नहीं हुआ तो सच मानो तुमने प्रेम नहीं किया कभी। नहीं हुआ तो सच मानो तुमने प्रेम नहीं किया कभी। तुम प्रेम की परिभाषाएं चाहे जितनी अच्छी कर लो, पर प्रेम का अर्थ नहीं कर सकते। तुम प्रेम की परिभाषाएं चाहे जितनी अच्छी कर लो, पर प्रेम का अर्थ नहीं कर सकते। प्रेम खुद को मारकर सब में जी उठना है। प्रेम खुद को मारकर सब में जी उठना है। प्रेम अपनी आंखों में सबका सपना है। प्रेम अपनी आंखों में सबका सपना है। वाह। तो मित्रों, इस तरह से हम देख रहे हैं कि सुभाष जी के यहाँ किस तरह क्रांति धर्मिता के तेवर हैं, तो प्रेम के भी कितने कोमल स्वर हैं। और ये दोनों अलग नहीं हैं, दोनों साथ हैं। साथ किस तरह से हैं, इसका एक उदाहरण अगर लेना हो तो अभी अभी पढ़ी गई इस प्रेम कविता और इससे पूर्व जो परिचय वाली कविता इन्होंने पढ़ी, दोनों में एक बात खास है। परिचय वाली कविता में आप देखते हैं कि वहां भी परिचय देते हुए कवि एक बड़े समूह तक जाता है, उसको साथ लेकर चलता है। और यहां भी प्रेम की बात करते हुए भी कभी स्वार्थी नहीं होता है, उसमें त्याग और उत्सर्ग की भावना है। देह के पार जाते हुए एहसास है और उन सब के बीच कहीं न कहीं आत्म केंद्रण से किस तरह से बचा जा सकता है, इसकी अनुभूति है। इस बीच हमारे साथ कुछ और जो नए मित्रगण जुड़ गए हैं, मैं उनके भी नाम ले लूं। मीता दास जी,
भानु प्रकाश रघुवंशी जी, निरंजन राम निरंजन निरंजन जी, रूपा सिंह जी, देवांशु पाल जी, बंकिम जी, राजा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए चल रहे हैं, और तमाम लोग। कुछ एक प्रतिक्रियाएं भी मित्रों की ले लें। बंकिम जी लिख रहे हैं, क्रांति और प्रेम दोनों नफरत के खिलाफ। रूपा सिंह जी लिख रही हैं कि प्रेम के लिए ही तो क्रांति है, क्रांति नफरत के खिलाफ प्रेम का ही एक रूप है। और हमारे मित्र भानु प्रकाश रघुवंशी जी बेहद महत्वपूर्ण पंक्ति कवि की को उद्धृत कर रहे हैं, प्रेम अपनी आंखों में सबका सपना है। तो ये बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सभी मित्रों की, अच्छा लगता है इस तरह से। और हमारे साथ राजीव रंजन तिवारी जी और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं। मैं सुभाष जी से अनुरोध करता हूं कि आगे कुछ और कविताओं को हमारे साथ साझा करें। जी। इस संग्रह से मैं एक दो कविताएं बाद में सुनाऊंगा। कुछ नई कविताएं, इधर की कविताएं मैं पढ़ना चाहूंगा। एक दो छोटी कविताएं, उसके बाद एक दो और थोड़ी बड़ी कविताएं। जी। शीर्षक है सुंदरतम। प्रकृति रचती रहती है सुंदर, बहुत सुंदर। प्रकृति रचती रहती है सुंदर, बहुत सुंदर। जो बहुत सुंदर है वह बहुत देर तक बहुत सुंदर नहीं रह सकता। जो बहुत सुंदर है वह बहुत देर तक बहुत सुंदर नहीं रह सकता। प्रकृति रचना चाहती है उससे भी सुंदर। प्रकृति रचना चाहती है उससे भी सुंदर, क्योंकि अभी रचा जाना बाकी है सबसे सुंदर। क्योंकि अभी रचा जाना बाकी है सबसे सुंदर। वाह। एक और छोटी सी कविता, आंखों की भाषा। जब भी किसी की जुबान बंद कर दी जाती है, आंखें बोलना शुरू कर देती हैं। जब भी जाती है, आंखें बोलना शुरू कर देती हैं। जुबानें अलग अलग हो सकती हैं सारी दुनिया में। जुबानें अलग अलग हो सकती हैं सारी दुनिया में, पर एक होती है आंखों की भाषा। पर एक होती है आंखों की भाषा। आप अपनी कविताएं पढ़ें अपने हिसाब से, और यह याद रखें अगर संभव हो, मीता दास जी एक कविता की रिक्वेस्ट कर रही हैं, अनुरोध कर रही हैं ईश्वर कविता की। तो जब कभी अभी आप कवि को अपनी राव में कवि रहे और अगर मिले तो उस कविता को भी वे पढ़ेंगे। जी जी ठीक, जी जी ईश्वर बाद में सुनेंगे। पिताजी का स्वागत है और मैं थोड़ी देर में वो कविता सुनाऊंगा। इस बीच एक और छोटी कविता है, पुकार। गूंजी एक आर्त पुकार जंगल के आर पार। गूंजी एक आर्त पुकार जंगल के आर पार। हिरन जा पहुंचा पुकार के उठने की गंध थी जहां। हिरन जा पहुंचा पुकार के उठने की गंध थी जहां। निहारता यहां वहां पुकार को उड़ा ले गई हवा। पुकार को उड़ा ले गई हवा। एक तीर आकर हिरन के कलेजे में धंसा। एक तीर आकर बेचारा नहीं समझा, शिकारी था हिरनी की आवाज में पुकारता हुआ। बेचारा नहीं समझा, शिकारी था हिरनी की आवाज में पुकारता हुआ। मीता दास जी की प्रतिक्रिया उसी ईश्वर कविता के बाबत कि ईश्वर कविता का मैंने बांग्ला अनुवाद भी किया था साल भर पहले। ईश्वर से संबंधित मेरी दो कविताएं हैं। अब मुझे याद नहीं कि मीता जी ने किसका अनुवाद किया था, लेकिन अभी मेरे सामने एक उसमें से है, मैं उसे सुना देता हूं। जी। और
एक और प्रतिक्रिया श्री प्रकाश शुक्ल जी की, जो पहले पढ़ी गई कविता को ही आगे बढ़ाती हुई प्रतिक्रिया। अभी रचा जाना बाकी है बहुत सुंदर। जी सचमुच में एक बेहद अ, सुंदर कविता, जिसका भाव भी कितना उत्कृष्ट है। श्री प्रकाश शुक्ल जी लिख रहे हैं, क्या बात है सुभाष जी, केवल कवि ही यह कह सकता है। यह भी स्थिरता के खिलाफ एक गतिशील कवि का प्रतिरोध है। जी सचमुच, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद श्री प्रकाश श्री जी को प्रकाश शुक्ल जी, इस अच्छा सुंदर लग रहा है। प्रतिक्रिया के लिए। श्री प्रकाश जी को बहुत धन्यवाद। ईश्वर कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये शायद दूसरी हो, अमिता जी ने जो अनुवाद किया है मुझे याद आ रहा है शायद ये दूसरी हो, लेकिन सुनने के बाद हो सकता है वे इसका भी अनुवाद करें, मुझे अच्छा लगेगा। ईश्वर, जब शहर में दंगे हो रहे थे, मेरे चेहरे से खून टपक रहा था, मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, सच सच बताओ, क्या तुम यही चाहते हो कि लोग आपस में ही कट मरे? वह खामोश रहा। वह खामोश रहा। जब एक बच्ची को कुछ वहशियों ने पहले बुरी तरह रौंदा, फिर जलाकर मार दिया, मैंने ईश्वर को आवाज दी, मैं जानना चाहता था बच्ची का दोष क्या है। वह खामोश रहा। जब भी संकट आया मैंने बार बार पुकार लगाई, वह खामोश रहा। आखिरकार एक दिन मुझे उसके होने पर शक हुआ। मैं चिल्लाया, अस्वीकार करता हूं तुझे। मैंने सोचा शायद वह खुद को इस तरह अस्वीकार किया जाना स्वीकार न कर सके, लेकिन तब भी वह खामोश रहा। मैं हर किसी से पूछ रहा हूं, क्या वेदना के किसी पल में कभी ईश्वर ने तुम्हारे माथे पर हाथ रखा? मैं हर किसी से पूछ रहा हूं, क्या वेदना के किसी पल में कभी ईश्वर ने तुम्हारे माथे पर हाथ रखा? आप सभी खामोश हैं। आप सभी खामोश हैं। जी, यह कविता ईश्वर, जो मित्रों नया ज्ञानोदय पत्रिका में प्रकाशित है, जो अभी हाल का ही अंक है, नवीनतम अंक। और एक कविता सुभाष जी की ही, जो आज हमने कार्यक्रम के कार्ड पर भी रखी है, उसको पढ़ता हूं और सुभाष जी से यह अनुरोध भी करता हूं कि आगे के लिए भी कुछ एक कविताएं छांटें। और तब तक मैं इस कविता को पढ़ता हूं मित्रों, और आप में से कोई और बात कहना चाहें तो जरूर कहें। मीता दास जी की प्रतिक्रिया है कि यही कविता है, इसी कविता का अनुवाद उन्होंने किया है। धन्यवाद जी, मीता दास जी की सक्रियता से हम सभी परिचित हैं। स्वयं का लेखन साधती हुई चल रही हैं, हमारे यहाँ भी हमारे अनुरोध को स्वीकारती हुई आती हैं, अच्छा लगता है। तो ये कविता मित्रों, मैं यहाँ पर सुभाष जी की बहुत ही प्यारी कविता और उतनी ही प्रेम से भरी हुई कविता चिट्ठियां, इस नाम से इनकी दो कविताएं हैं। मैं एक पढ़ता हूं, और जिसे आज हमने इस कार्यक्रम के कार्ड पर भी रखा है, उसको पढ़ करके फिर हम सीधे कवि के पास चलेंगे। बहुत अच्छी कविता। मैं लिखता रहा लगातार, मैं लिखता रहा लगातार, चिट्ठियां तुम्हारे नाम। मैं लिखता रहा लगातार, चिट्ठियां तुम्हारे नाम। बस तुम्हारा पता नहीं था मेरे पास, बस तुम्हारा पता नहीं था मेरे पास। अब चिट्ठियों से भर गया घर, अब चिट्ठियों से भर गया घर, मैं आ गया बाहर। तुम्हारा पता मिले तो मुझे वापस जाने का रास्ता मिले। तुम्हारा पता मिले तो मुझे वापस जाने का रास्ता मिले। तो प्रेम का यह भाव भी
उतना ही प्यारा है, उतना ही निर्दोष। तो अच्छा लगा जी। इसी का दूसरा टुकड़ा मैं प्रस्तुत करता हूं और फिर कुछ और कविताएं। मैंने लिखा प्यास और एक नदी बह निकली। मैंने लिखा प्यास और एक नदी बह निकली। मैंने लिखा प्रेम और धरती आसमान से लिपट गई। वाह। मैंने लिखा प्रेम और धरती आसमान से लिपट गई। मैंने लिखा सपने और कंधों पर पंख उगाए। मैंने लिखा सपने और कंधों पर पंख उगाए। मैंने लिखा इन सपनों में शामिल हो तुम। शामिल हो तुम और शब्द महक उठे। वाह। और शब्द महक उठे। तो मित्रों, विषय कोई भी हो, सुभाष जी के यहाँ स्वप्न, आशा, करुणा और औदात्य, ये सभी भाव सहज उपस्थित हैं, जो इनकी कविता को हमारे साथ सहज ही जोड़ते चलते हैं। इस बीच हमारे साथ शिखर त्रिपाठी जी, विजया सती जी और दूसरे मित्रगण जुड़े, का हार्दिक स्वागत जी। अगली कविता है ठोक दिया जाएगा। इसी लखनऊ शहर में एक घटना घटी थी। रात को एक युवक अपने काम से वापस लौट रहा था और उसे उसके ठीक ललाट पर गोली मार दी गई थी। और उसके बाद ये स्फुरित हुई थी मेरे भीतर ये कविता, ठोक दिया जाएगा। आका ने ऐलान किया है, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो ज्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। आका ने ऐलान किया है, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो ज्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। पागल सिपाहियों ने अपने विवेक को ठोक दिया है। पागल सिपाहियों ने अपने विवेक को ठोक दिया है। अब वे किसी को भी ठोक सकते हैं। बहुत सवाल पूछती हैं अदालतें। बहुत सवाल पूछती हैं अदालतें। उनकी कनपटी पर बंदूक रख दी गई है। जैसे ही आका का हुक्म आएगा उन्हें भी ठोक दिया जाएगा। जैसे ही आका का हुक्म आएगा उन्हें भी ठोक दिया जाएगा। हुक्म के गुलामों को उन सब की तलाश है जो अंधेरों से नहीं डरते। हुक्म के गुलामों को उन सब की तलाश है जो अंधेरों से नहीं डरते और काली रातों में भी सड़कों पर निकल आते हैं। जो प्रेम, दुख और बगावत के गीत गाते हैं। ऐसे सभी लोग एक न एक दिन अपने घरों से उठा लिए जाएंगे। ऐसे सभी लोग एक न एक दिन अपने घरों से उठा लिए जाएंगे और एक कहानी के किरदार बना दिए जाएंगे। और एक कहानी के किरदार बना दिए जाएंगे। इसके बावजूद जो बच जाएंगे, इसके बावजूद जो बच जाएंगे, उन्हें रात बिरात सड़क पर रोक लिया जाएगा। उन्हें रात बिरात सड़क पर रोक लिया जाएगा और वजह पूछने पर ठोक दिया जाएगा। और वजह पूछने पर ठोक दिया जाएगा। इसी तरह की अगली कविता, दर्प की उड़ान। तर्क, ज्ञान और असहमति की हर उड़ान को मार गिराने की ठान ली है। उसने तर्क, ज्ञान और असहमति की हर उड़ान को मार गिराने की ठान ली है। लोगों को हिदायत दी गई है, फिलहाल सोचना बंद कर दें। लोगों को हिदायत दी गई है, फिलहाल सोचना बंद कर दें। आसमान में अभी खतरे हैं। मंदिरों में घंटे बज रहे हैं लगातार। मंदिरों में घंटे बज रहे हैं लगातार। उत्तेजना में तमाम लोगों के बाल सफेद हो गए हैं एकाएक। उत्तेजना में तमाम लोगों के बाल सफेद हो गए हैं एकाएक। मूर्तियों से बाहर निकल आई हैं देवियां। मूर्तियों से बाहर निकल आई हैं देवियां। पागल गंध से भर उठा है देश। उसे रामचरितमानस याद आ रहा है। उसे
रामचरितमानस याद आ रहा है। जो उसे प्रेम नहीं करते उन्हें डराना होगा, जो उसे प्रेम नहीं करते उन्हें डरे तो मार गिराना होगा, नहीं डरे तो मार गिराना होगा। कुछ अभी हम लोगों ने करीब 2 वर्ष यातना के झेले हैं। बहुत सारे मित्र भी कोविड के शिकार हुए, बहुत सारे अन्य लोग, सामान्य लोग भी इस बीमारी के शिकार हुए, मारे गए। इस वेदना का कोई अंत नहीं है, इसका दुष्प्रभाव अभी भी जारी है लगातार। जो लोग उस समय बीमार पड़े उनको तमाम तरह की अन्य परेशानियां हो रही हैं। उस समय एक कवि की चेतना किस तरह चीजों को देख रही थी, एक दो कविताएं इस तरह के सुनाता हूं। कहीं मैं अड़ तो नहीं गया, मेरे पास आओ मुझे छू कर देखो, मेरे पास आओ मुझे छू कर देखो, बताओ मैं जिंदा हूं या नहीं, बताओ मैं जिंदा हूं या नहीं, मुझसे बातें करो, गले मिलो, बहुत दिनों से किसी से गले नहीं मिला, बहुत दिनों से किसी से गले नहीं मिला, मुझसे प्रेम करो, अरसा गुजर गया प्रेम किए, कहीं आलिंगन करना भूल तो नहीं गया, मुझसे झगड़ो, देखो मेरी मुट्ठी मुक्के में बदल पाती है या नहीं, मुझसे झगड़े करो, देखो मेरी मुट्ठी मुक्के में पाती है या नहीं, मेरी हथेली पर एक चीरा लगाओ, मेरी हथेली पर एक चीरा लगाओ, देखो खून बहता है या नहीं, समझ में न आए तो मुझे 2 टुकड़े करके देखो, कोई तड़प बची है या नहीं, मुझे रस्सी में बांधकर घसीटो, गालियां दो, अपमान करो, कोड़े मारो, देखो मैं उठ खड़ा होता हूं क्या। डॉक्टर कहते हैं नब्ज सही चल रही है, श्वास भी ठीक है, पलकें झपक रही हैं, यह जिंदा होने के लक्षण है। अगर मैं जिंदा हूं तो लोगों से मिलता जुलता क्यों नहीं, लोगों के काम क्यों नहीं आता, लोगों के लिए मरने को तैयार क्यों नहीं रहता। महीनों से मुझे लग रहा है जैसे जलाए या दफनाए जाने के इंतजार में किसी स्मशान या कब्रिस्तान पर पड़ा हूं। ठीक से देखो कहीं मैं अकड़ तो नहीं गया हूं, ठीक से देखो कहीं मैं अकड़ तो नहीं गया हूं, मेरे शरीर से दुर्गंध तो नहीं आ रही। जी। इसी समय की दूसरी कविता है, बह रहा हूं नदियों में। जी। लाशें बह रही थी, बहुत बवाल भी हुआ था उस समय, बहुत उत्तेजना थी उन लाशों को देखकर। मुझे भी लगा कि मैं भी बह रहा हूं इन्हीं नदियों। महीनों से मेरी चिता धधक रही है, यहाँ जलने की गंध के अलावा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। मुर्दनी के हाहाकार में घुलकर धूप ठंडी और उदास हो गई है। नदी में लपटों के साथ थरथरा रहा है चांद, कड़ियां राख हो चुकी हैं, फिर भी मैं जल रहा हूं सूखी घास की तरह। महीनों से बह रहा हूं, अभी कोई पक्षी मेरे और एक बड़ा टुकड़ा लेकर उड़ गया। किनारे कुत्ते घात लगाए बैठे हैं, कुछ खाया जा चुका हूं, कुछ सड़ गल गया हूं, फिर भी बह रहा हूं, बहता रहूंगा इसी तरह जब तक नदी बहती रहेगी। चिता की आंच पहुंच रही है राजधानियों तक, चिता की आंच पहुंच रही है राजधानियों तक, हत्यारों की सांसें भी उखड़ने लगी हैं। वे भी आएंगे एक दिन अनजान मुर्दों की तरह बहते हुए इसी रास्ते, वे भी आएंगे एक दिन अनजान मुर्दों की तरह बहते हुए इसी रास्ते। तो मित्रों, कोरोना काल की जिस तरह की समस्याएं रही, जिस तरह के दर्द, साझा दर्द हम सभी लोगों ने साझा किए, कभी उन जगहों पर स्वयं को रखते हुए, उन भावों को, उन तकलीफों को आत्मसात करते हुए इन कविताओं रच पाता है। और किशोर
जी की प्रतिक्रिया आ रही है। वे लिख रहे हैं कि कोरोना काल में आपने यथार्थपरक कविताएं लिखी, सघन संवेदना से ओतप्रोत। धन्यवाद भाई कौशल किशोर जी। इसी तरह हमारे साथ उर्मिला शिरीष जी, विद्या गुप्ता जी और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं। दिवाकर तिवारी जी, सभी लोगों का स्वागत है। सबको मेरा भी नमस्कार, सबको समुचित अभिवादन जुड़े होने के लिए। जी कुछ और कविताएं, कुछ अलग भाव भंगिमाओं की। शीर्षक है दिशाएं। शब्द के पहले अर्थ में रही होंगी दिशाएं। शब्द के पहले अर्थ में रही होंगी दिशाएं, पृथ्वी से पहले सूर्य की भाषा में। शब्द के पहले अर्थ में रही होंगी दिशाएं, पृथ्वी से पहले सूर्य की भाषा में। जब कुछ नहीं रहा होगा तब भी कुछ होने की संभावना में रही होंगी दिशाएं। जब कुछ नहीं रहा होगा तब भी कुछ होने की संभावना में रही होंगी दिशाएं। लक्ष्य का पता बताती हैं दिशाएं। लक्ष्य का पता बताती हैं दिशाएं। हवा के साथ चलती हैं, पानी के साथ बहती हैं, अंकुर के साथ फूटती हैं दिशाएं। बंदर को मनुष्य तक लेकर आई हैं दिशाएं। बंदर को मनुष्य तक लेकर आई हैं दिशाएं। नदियों के साथ घने जंगल से बाहर निकलती हैं दिशाएं। रात घिरने से पहले ही सुबह की उम्मीद में बदल सकती हैं दिशाएं। रात घिरने से पहले ही सुबह की उम्मीद में बदल सकती हैं दिशाएं। मजबूत से मजबूत हथकड़ियों में भी कैद नहीं की जा सकती दिशाएं। मजबूत से मजबूत हथकड़ियों में भी कैद नहीं की जा सकती दिशाएं। बहुत। तो ये आज के शाम की सार्थकता भी मैं कहूंगा कि हम एक कवि के साथ इतनी अच्छी बातचीत कर पाए, उसको समझ सके, उसकी यात्रा के साथ हम लोग भी हो लिए और इस अवसर पर कई कविताएं भी उसकी सुनी। कौशल किशोर जी की एक और प्रतिक्रिया, वे लिख रहे हैं, दिशाओं की अनेक भाव छवियां उकेरती है आपकी यह कविता। दिशाओं को लेकर और उसके बहाने जिस तरह से पूरी बात इन बेहद कम पंक्तियों में कवि कर जाता है, वह उल्लेखनीय है। सुभाष राय की ऐसी कई कविताएं हैं जो कम शब्दों में बड़ी बातें कह जाती हैं, और ऐसा इसलिए संभव होता है मित्रों कि अपने अंतर मन को सुनते हुए कि आगे कुछ और कविताएं पढ़ें और उसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम को विराम देंगे। और बीच बीच में इंटरनेट का कनेक्शन कुछ देर के लिए थमता है या कम होता है, तो उसे कृपया सह लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। शीर्षक है कहानी। मैं कहानियां सुनना चाहता हूं, जंगलों में भटकना चाहता हूं, उनमें खो जाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई मुझे ढूंढने ना आए। वाह, मैं पक्षियों हिरणों से पूछना चाहता हूं, जंगल में खतरे कितने हैं। बहुत। रोशनी नीचे तक आती है या नहीं, अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं, समय को देखेंगे तो समझ। मैं बचपन बचाए रखना चाहता हूं ताकि निडर बना रहूं। मैं नदी की देह में बहना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि आखिर वह किसी भी प्यास को ना क्यों नहीं करती। मैं उधर से निकलना चाहता हूं जिधर कोई गया नहीं आज तक। वाह, मैं उधर से निकलना चाहता हूं जिधर कोई गया नहीं आज तक। मैं पूरी प्रत्यंचा चढ़ाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि तीर आसमान के पार पहुंच सकता है या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि कब खत्म होगी राजा की कहानी। मैं हुकारी पारता रहूं
सो जाऊं या कुछ और करूं? मैं हुंकारी पाड़ता रहूं, सो जाऊं या कुछ और करूं? वाह। तो यह कहानी शीर्षक कविता है। कविता का टाइटल कहानी है और उसमें किस तरह चाहत की बात करते हुए कवि अंततः कहां पहुंचता है। ये जो सवाल करने की प्रवृत्ति है वह एक पत्रकार की, एक जागरूक नागरिक की प्रवृत्ति है। वह गाहे बगाहे हमें सुभाष राय की कविताओं में दिखाई पड़ती है। एक प्रतिक्रिया हम ले लें बंकिम जी की। वे लिख रहे हैं, आज की शाम एक यादगार शाम, सुभाष राय सर को हार्दिक आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये धन्यवाद जी, आगे सुनते हैं। एक था राजा, इसी कविता का विस्तार कहें, लेकिन ये कविता पहले जो सुनाई है उससे पहले लिखी हुई कविता है, 2018 में लिखी हुई कविता है। एक था राजा। सोने की चिड़िया फड़फड़ाती रहती है उसके जहन में। अतीत से सम्मोहित राजा अच्छे दिनों की चर्चा करते करते लौट जाता है इतिहास में। वह सिंहासन पर बैठा है जय जयकार के बीच। आस्था और विश्वास की रक्षा के लिए उत्साहित हैं समर्थक। तर्क को कुफ्र घोषित कर दिया गया है और काफिरों के कत्ल का हुक्म है। सजा देने की पुरानी तरकीबें आजमाई जा रही हैं। लाठियों से गला घोंट देना, पीट पीट कर मार देना, पत्थरों से कुचल देना, हाथ पांव काट देना। सबको हिदायत है राजा से मिलें तो मुस्कुराएं। सबको हिदायत है राजा से मिलें तो मुस्कुराएं। अन्न से ज्यादा जरूरी है खुशी, इसीलिए खुश दिखें। अन्न से ज्यादा जरूरी है खुशी, इसीलिए खुश दिखें। किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। लिखें तो प्रशस्तियां लिखें या फिर कुछ ना लिखें। वह अपनी जमात का एक राष्ट्र बनाना चाहता है। जो लोग भी जमात में आना चाहें स्वागत है। बाकी लोग चाहें तो खुदकुशी कर लें। भीड़ निकल पड़ी है विधर्मियों की पहचान के लिए। उन सब हरामजादों को पीट पीट कर मार दिया जाएगा। औरतों से कहा गया है बेवजह चौखट न लांघें। लोग चौराहों पर नंगा कर रहे स्त्रियों को और निर्ममता से फाड़ रहे उनका अस्तित्व। कुछ घायल गायें खड़ी हैं निरीह अपना ही रक्त चाटते हुए। कोई उनके पास जाने का साहस नहीं कर रहा। इसमें जान गंवा देने का खतरा है। प्रजा को साफ साफ कह दिया गया है राजा सबसे बड़ा सच है, याद रखें, बाकी सब भूल जाएं। राजा स्मृति की मोटी खोल में जाकर बैठ गया है और समूची क्रूरता और बर्बरता के साथ इतिहास लौट आया है वर्तमान में। इतिहास लौट आया है वर्तमान। जी, तो यथार्थ बोध के साथ जो कवि का संवाद है और जो समकाल को लेकर एक क्षोभ है, वे सभी स्वर यहाँ हमें दिखाई पड़ रहे हैं मित्रों। और हमारे एक मित्र निरंजन जी की प्रतिक्रिया है। पहली कविता जो आपने कहानी शीर्षक से सुनाई थी उससे संबंधित वे लिख रहे हैं कि कविता शीर्षक से बहुत कविताएं लिखी गई, लेकिन कहानी शीर्षक से बहुत कम कविताएं मिलती है। सुभाष जी की कविताओं की यह एक विशेषता है कि वह हमेशा नए एवं अनछुए विषय को कविता बनाते हैं। इसी तरह कौशल किशोर जी की प्रतिक्रिया, आज की शाम कविता की शाम, विविध रंगों से सराबोर। मीता दास जी अभी पढ़ी गई कविता की एक पंक्ति को उद्धृत कर रहे हैं, सबको हिदायत है राजा के सामने मुस्कुराए। और धन्यवाद जी, मित्रों। आगे सुनते हैं। अगली कविता है मेरा पता। मेरे पते में मेरा घर ही नहीं है, गोल चौराहा भी शामिल है। मेरे पते में मेरा घर ही नहीं है, गोल चौराहा भी शामिल है।
जब भी कोई आ रहा होता है मेरे घर, बताता हूं गोल चौराहे से बाएं मुड़ना और सीधे आ जाना 5वें मकान पर। मेरे पते में वह लड़की भी शामिल है जो रोज तड़के घंटी बजाकर जगा देती है मुझे, बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है और काम पूरा होने पर प्यार से बोलती है, जा रही हूं भैया। मेरे पति जिसके बच्चे दिन में कई बार आते हैं स्त्री के लिए कपड़ा मांगने और उदास हो जाते हैं जब कभी कह देता हूं आज कपड़े नहीं है। मेरे आसपास की सारी झुग्गियां शामिल हैं, जब भी जरूरत पड़ती है गरीब मजदूर काम आते हैं, बाहर जाता हूं तो घर अगोरते हैं। मेरे पते में हर वह व्यक्ति शामिल है जो किसी भी भटके हुए आदमी को पहुंचा सकता है मेरे घर, मेरे पास, जो किसी भी भटके हुए आदमी को पहुंचा सकता है मेरे पास। मेरे पते में शामिल हैं वे सारी सड़कें, पगडंडियां, गलियां जो आती हैं मेरे दरवाजे तक। उनमें से किसी पर भी चलकर आ सकता है मुझे ढूंढता कोई दोस्त। उनमें से किसी पर भी चलकर मुझे ढूंढता आ सकता है कोई दोस्त। मेरे पते में शामिल हैं मेरे घर के रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पौधे, कुएं, तालाब, बावड़ियां, जिन्होंने कभी भी देखा है मुझे मुझे उधर से जाते हुए। मेरे पते में शामिल हैं मेरे घर के रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पौधे, कुएं, तालाब, बावड़ियां, जिन्होंने कभी भी देखा है मुझे उधर से जाते हुए। मेरे पते में शामिल है मेरे पते में शामिल है मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा देश और मेरी दुनिया, जो मेरे पुरखों ने बनाई है और जो हम बना रहे हैं, जो मेरे पुरखों ने बनाई है और जो हम बना रहे हैं। वाह। और मित्रों, कार्यक्रम के प्रारंभ में हमने सुभाष जी से उनकी कविता सुनी थी, मेरा परिचय, और अभी सुनी हमने कविता मेरा पता। अगर इन दोनों को मिलाकर देखें और क्रांतिपरक कविताओं को भी मिलाकर देखें, प्रेम परक कविताओं को भी मिलाकर देखें, तो कैसे यह बात स्पष्ट कि कवि की जड़ें कितनी गहरी हैं, वह लोगों के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क हो, कुएं हो, झुग्गी झोपड़ी हो, घर में काम करने आने वाले लोग हो, उन सब के साथ कवि जुड़ता है, उन सबको लेकर चलता है। वे सभी उसका परिचय भी है, वे सभी उसका पता भी है, और वे पुरखे भी जिनसे कवि का वर्तमान सुसज्जित है, और वे नौनिहाल भी जो आगे इस धरोहर को ले चलेंगे। अब हम लोग लगभग 1 घंटे तक पहुंच गए हैं, मगर जब कवि साथ में उपस्थित हो, साक्षात हमारे साथ बैठा हो, तो कुछ एक कविताएं और सुनते चलते हैं और फिर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। जी सुभाष। एक दो कविताएं और नया ज्ञानोदय से है, इसमें रास्ता शीर्षक है। शताब्दियों से धूप, बरसात, आंधी झेलते झेलते इतना बदल गया हूं कि खुद को भी पहचान नहीं पाता। शताब्दियों से धूप, बरसात, आंधी झेलते झेलते इतना बदल गया हूं कि खुद को भी पहचान नहीं पाता। हर लौटते आदमी की ओर बाहें बढ़ाता हूं, हर लौटते आदमी की ओर बाहें बढ़ाता हूं। लगता है मैं ही लौट रहा हूं, लेकिन कोई रुकता नहीं। लगता है मैं ही लौट रहा हूं, लेकिन कोई रुकता नहीं। दूर से जब भी कोई आता हुआ दिखता है, उम्मीद से नहा उठता हूं। दूर से जब भी कोई आता हुआ दिखता है, उम्मीद में नहा उठता हूं। वह बिल्कुल पास से गुजर जाता है। लगता है उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसकी मुझ में कोई रुचि नहीं। जब से निकला हूं भटक रहा हूं इसी तरह, जब से निकला हूं भटक रहा हूं इसी तरह। कई बार जन्मा,
कई बार मरा लेकिन लौटा नहीं, कई बार जन्मा, कई बार मरा लेकिन लौटा नहीं, दंगे हुए तो मारा गया, भगदड़ मची तो जान गंवाया, बार बार आत्महत्या की, भूख से मरा, महामारी आई तो अस्पताल में दाखिला तक नहीं मिला, महामारी आई तो अस्पताल में दाखिला तक नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, सड़क पर ही दम तोड़ दिया, खुद को खुद ही दफना दिया चुपचाप, खुद को खुद ही दफना दिया चुपचाप, युगों से खड़ा हूं स्मृति के द्वार पर, युगों से खड़ा हूं स्मृति के द्वार पर, अपनी वापसी के इंतजार में, युगों से खड़ा हूं स्मृति के द्वार पर, अपनी वापसी के इंतजार में। जी। और जब मित्रों इस तरह का इंतजार हो तो वह इंतजार किसी रास्ते पर ही संभव है, वहां रास्तों की ही बात होगी। यहाँ जो कवि का मैं है, किन शोस्तों के साथ, किन पीड़ितों के साथ जुड़ता चला जाता है। वे तमाम बर्बरताएं, वे क्रूरताएं या अमीरी गरीबी की खाइयां, वह सब यहाँ कहीं न कहीं ध्वनित हो रही हैं। और इस बीच हमारे साथ शर्मिला बोहरा जालान जी, रश्मि भारद्वाज जी और कुछ एक मित्रगण जुड़े हुए हैं। जो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं उनके भी नाम ले रहा हूं, और पूर्व के साथी तो हमारे साथ बने हुए हैं ही। जी। गलियों की ओर चलते हैं, स्मृति की गलियां शीर्षक है। स्मृतियों के अनंत गर्भ में बहुत सारी गलियां हैं, स्मृतियों के अनंत गर्भ में बहुत सारी गलियां हैं, कुछ चली जाती हैं दूर तक अंधेरे में और अचानक बिना कुछ कहे गुम हो जाती हैं, कुछ चली जाती हैं दूर तक अंधेरे में और अचानक बिना कुछ कहे गुम हो जाती हैं, उजाला पकड़ में नहीं आता और अंधेरा भी कोई आवाज किए बिना धीरे से सरक जाता है, और अंधेरा भी बिना कोई आवाज किए धीरे से सरक जाता है। कुछ गलियां इतनी जगमगाती रहती हैं कि कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ गलियां इतनी जगमगाती रहती हैं कि कुछ भी नजर नहीं आता, रोशनी भी दिखाई नहीं पड़ती, बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ती हैं, स्त्रियों के चीखने की आवाजें, गर्दनें उड़ाए जाने की आवाजें, जुलूसों पर आसमान टूट पड़ने की आवाजें, भयभीत सीनों पर निशाना लगाने की आवाजें, और इस हत्यारे शोर की पृष्ठभूमि में गूंजती है प्रवचन की आवाजें, और इस हत्यारे शोर की पृष्ठभूमि में गूंजती है प्रवचन की आवाजें। कुछ गलियां कुछ और गलियों में खुलती हैं, कुछ और गलियां कुछ और गलियों में, कुछ गलियां कुछ और गलियों में खुलती हैं, कुछ और गलियां कुछ और गलियों में। गलियों के इस महाजाल में खतरा बना रहता है भटक जाने का, और एक बार भटक जाने पर भटकाव को ही रास्ता मान लेने की मजबूरी भी। कुछ गलियां खुलती हैं त्रेता में, कुछ गलियां खुलती हैं त्रेता में, शंख ध्वनि और धूप गंध से सुवासित रामराज में। कुछ हिटलर और मुसोलिनी के दरबार में, कुछ हिटलर और मुसोलिनी के दरबार में, कुछ काबुल, दमिश्क और इस्लामाबाद में। वहां उन सबका स्वागत है, वहां उन सबका स्वागत है जिन्होंने कुछ भी सोचना बंद कर दिया है, जो हुक्म के गुलाम है। वहां उन सबका स्वागत है जिन्होंने कुछ भी सोचना बंद कर दिया है, जो हुक्म के गुलाम। वाह मित्रों, किस तरह से वर्तमान की विसंगतियों को सुभाष राय अपनी कविताओं में उठाते हैं, और इनके यहाँ किसी भी तरह की जो अंधभक्ति है, जो तार्किकता से परे है, जो मनुष्यता विरोधी है, उसको लेकर एक बेहद तल्ख स्वर में कवि अपनी कविताएं लिखता है, रचता है, या उससे ऐसी कविताएं बनती चली जाती। भाषा में, कविता में
किस तरह से प्रतिरोध को, असहमतियों को दर्ज किया जाए और कैसे उसे एक बड़ा रूप दिया जाए, और वह रूप ऐसा हो कि जो कला मात्र न हो, जो सायास न हो, जो अपने आप इस तरह से आती चली जाएं वे बातें, जिससे एक बड़ी कविता, एक स्थायी कविता संभव होती है। सुभाष राय जी की कविताओं में हम ये गुण देखते हैं। अब हम उनसे पुनः उनके संग्रह से कुछ एक कविताएं सुनते हैं। जी। एक मौका देता हूं तुम्हें, शीर्षक है। तुम्हें, तुम जैसे तमाम लोगों को मेरे सामने झुकना होगा, मेरा सम्मान करना होगा। तुम्हें, तुम जैसे तमाम लोगों को मेरे सामने झुकना होगा, मेरा सम्मान करना होगा। तुम्हारी कई गुस्ताखियां नजरअंदाज कर चुका हूं मैं। तुम्हारी कई गुस्ताखियां नजरअंदाज कर चुका हूं मैं। बनाया, मेरे खिलाफ कविताएं लिखी, मुझे ललकारा, मेरा पुतला जलाया। तुमने मेरा कार्टून बनाया, मेरे खिलाफ कविताएं लिखी, मुझे ललकारा, मेरा पुतला जलाया। अदालतें, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां, सबने लिखा मेरी सच्चाई का दस्तावेज। अदालतें, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां, सबने लिखा मेरी सच्चाई का दस्तावेज। तुमने अपनी फाइल चलाई, अदालत लगाई और मुझे मौत की सजा सुना दी। मैंने तब भी माफ किया तुम्हें, मैंने तब भी माफ किया तुम्हें। मैंने वंदे मातरम का उद्घोष किया, अपने रास्ते चुनने की आजादी के नाम पर तुम झुके नहीं। मैंने इतिहास से गुलामी मिटाने की बात की, तुम यवनों आक्रांताओं के पक्ष में खड़े हो गए। मैंने गांधी, अंबेडकर, पटेल की बात की, तुमने मेरे चेहरे पर लिखा हिटलर, मुसोलिनी। मैं सबका कल्याण चाहता हूं, तुम्हारा भी, तुम सबका। मेरी शरण में आओ, तुम्हारा योग क्षेम वहन करूंगा। मेरी शरण में आओ, तुम्हारा योग क्षेम वहन करूंगा। एक मौका देता हूं, पूरी आजादी से सोचो और चुनो। एक मौका देता हूं, पूरी आजादी से सोचो और चुनो। मेरे पास हर तरह के तमगे हैं और हर तरह के पिंजरे भी। मेरे पास हर तरह के तमगे हैं और हर तरह के पिंजरे भी। संकेतों में कविताएं किस तरह से संभव होती हैं, हम यह भी देख रहे हैं। और सुभाष राय के कवि के पास मैं नाम का जो एक उपकरण है, उससे कई तरह के जो भाव हैं, कवि उसको सफलतापूर्वक उकेर पाता है, रख पाता है। सुरनाथ सिंह जी, राम प्यारे राय जी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मित्रों जी। हम लोग उत्तरार्ध में हैं कार्यक्रम के, और कवि से एक दो और कविताएं सुनते हैं और तदुपरांत इस कार्यक्रम को विराम देंगे। समय भी हो रहा है जी। स्वागत। एक कविता है आत्मचेतस स्त्रियां, ये मेरे पहले संग्रह में ही है। दासियां नहीं है, देवदासियां भी नहीं, ये सब की सब स्त्रियां हैं, स्त्रियां। उन्होंने इनकार कर दिया है केवल श्रद्धा होने से, जीवन के समतल में पीयूष स्रोत सी बहने से, पत्थर की तरह पूजे जाने से। वे आंचल में दूध और आंखों में पानी के मुहावरे से बहुत आगे निकल आई हैं। उन्होंने घूंघट उतार फेंका है और चौखट लांग कर आ गई हैं सड़क पर। सदियां गुजर गई खामोशी में, वे अब साफ साफ बोल रही हैं, कविताएं लिख रही हैं, कहानियां रच रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, खुशी से चीख रही हैं। वाह। प्यार करना चाहती हैं खुद को, अपने स्वीकार को, अस्वीकार को, चुनने की आजादी को, नहीं करने की मर्जी को। जड़ता की मूर्तियां तोड़कर निकल आई हैं बाहर,
पूरी तरह सचेष्ट धरना दे रही हैं पुरुषों के दिमागों में। मांग है कि उन्हें भी मनुष्य समझा जाए, मांग है कि उन्हें भी मनुष्य समझा जाए। तुम किसकी किसकी नाक काटोगे, तुम किसकी किसकी नाक काटोगे, कितने सिर नेजे पर टांग कर घुमाओगे, कितनों को जिंदा जलाओगे। स्त्रियां अपने समय की आत्मा में खड़ी हैं, स्त्रियां अपने समय की आत्मा में खड़ी हैं, और आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, मरती नहीं। तुम 13वीं शताब्दी में ठहर गए हो, तितलियों के पंख नोचते हुए, तलवार चलाने का अभ्यास करते हुए, मूछ पगड़ी और झूठी शान पर शान देते हुए। तुमसे 800 साल आगे आ गई हैं स्त्रियां, सब जूझने, लड़ने और लड़ते हुए मरने को तैयार। जौहर में किसी का यकीन नहीं, खुदकशी का कोई इरादा नहीं। यहाँ कोई पद्मिनी नहीं है, यहाँ कोई पद्मिनी नहीं है, सब की सब स्त्रियां हैं चैतन्य आत्मचेतस स्त्रियां, चैतन्य आत्मचेतस स्त्रियां। वाह, एक बिल्कुल अलग तरह की, अलग ध्वनि की कविता इस संग्रह में है। जीने की समझ। जी सवाल। उसने कहा, मैं चुप रहना भूल गया था, फिर से सीख रहा हूं। उसने कहा, मैं चुप रहना भूल गया था, फिर से सीख रहा हूं। जब भी चुप होता हूं, दुनिया भर की चीखें गूंजने लगती हैं मेरे कानों में। चुप रहकर ही सुन सकता हूं दग्ध, वंचित और कातर आवाजें। एक बार चुप हुआ तो लगा कि मैं अकेले रहना भी भूल चुका हूं। एक बार चुप हुआ तो लगा कि मैं अकेले रहना भी भूल चुका हूं। जब भी अकेले होता हूं, सारी दुनिया के साथ हो जाता हूं। वाह, जब भी अकेले होता हूं, सारी दुनिया के साथ हो जाता हूं। सारी दीवारें ढह जाती हैं भरभरा कर। भीड़ में रहते हुए अकेले होना बहुत कठिन है, भीड़ में रहते हुए अकेले होना बहुत कठिन है। उसने कहा, मैं हमेशा सीखते रहना चाहता हूं, सीखना ही जीना है। बहुत कुछ सीखा है इस जगत में रहते हुए। वैभव का संग्रह, स्वार्थ का साधन नहीं सीख पाया, लेकिन 100% दूसरों के लिए जीना नहीं सीख पाया, लेकिन 100% दूसरों के लिए जीना, और इस तरह अपने लिए पूरी तरह मर जाना, और इस तरह अपने लिए पूरी तरह मर जाना। मैं समझ रहा हूं यह सबक कठिन है बहुत, मैं समझ रहा हूं यह सबक कठिन है बहुत। जिस दिन मुझे मरना आ जाएगा, उसी दिन से समझने लगूंगा जीना भी। मैंने पूछा, यह कोई कविता है? मैंने पूछा, यह कोई कविता है? उसने कहा, यह कविता हो न हो, पर इसके होने से जीवन एक कविता में बदल सकता है। वाह, यह कविता हो न हो, पर इसके होने से जीवन एक कविता में बदल सकता है। बहुत खूब, और बहुत सुंदर। और अच्छी शाम रही, और चलते चलते एक और कविता सुनते हैं सुभाष जी से। और जो ध्वनि उस कविता में थी, शायद वही मृत्यु की संवेदना बार बार मेरी कविताओं में आती है। शायद वह संत कविता में मेरी रुचि के कारण है। जी, मर कर जी उठना। और मित्रों, हमने परिचय में यह बतलाया ही था कि संत कवि पर कैसे इनका पीएचडी है। वह इनकी शुरुआती रुझान जो किसी व्यक्तित्व का रहता है, रचनात्मक व्यक्तित्व का, वह कालांतर में उसके अपने इस तरह के सृजनात्मक लेखन में प्रकट होता है। उसी का सबूत भी है यह कविता। जी, मर कर जी उठना। मैं मरना चाहता हूं ताकि लोगों को बता सकूं मरना होता क्या है। वाह, मैं मरना चाहता हूं ताकि लोगों को बता सकूं मरना होता क्या है। एक पल में मर जाने और पल पल मरने का फर्क क्या है। स्वाद, गंध, स्पर्श, दृश्य में से क्या मरता है सबसे पहले।
मरने के बाद जीने की कितनी आकांक्षा बच जाती है। प्रेम का क्या होता है मरने के बाद, प्रेम का क्या होता है मरने के बाद, वह भी मर जाता है या आदमी के मरते ही अपने उत्कट और अदेह रूप में प्रकट हो उठता है। बीमारियां मर जाती हैं आदमी के मरते ही या बची रहती हैं देह के आसपास। बीमारियां मर जाती हैं आदमी के मरते ही या बची रहती हैं देह के आसपास। राग द्वेष शेष रहते हैं या नहीं। कैसे मरना सबसे अच्छा है, दूसरों को जीने का अवसर देते हुए या लालसाओं के पीछे भागते हुए। मैं मरना चाहता हूं ताकि जान सकूं किन मायनों में मरना जीने से बेहतर है। मैं मरना चाहता हूं ताकि जान सकूं किन मायनों में मरना जीने से बेहतर है। मैं मरकर जी उठना चाहता हूं। मैं मरकर जी उठना चाहता हूं। वाह। और जो कविता का शीर्षक है, मरकर जी नहीं, कविता का शीर्षक एक बार बतलाएं। अच्छा, मरकर जी उठना, तो वो बात यहाँ आ जाती है। मरय सो जीवय। हाँ, दादू ने कहा था मरय सो जीवय। वाह। जो जी, जो अपनी सारी अपनी इच्छाओं को खत्म करके दूसरी की इच्छाओं के हिसाब से, दूसरों के संकल्पों के हिसाब से उनके लिए काम करता है, वह अपने लिए तो मर जाता है लेकिन दूसरों के लिए जीवित रहता है। यही शायद दादू का आशय रहा होगा। बिल्कुल। और जो मरकर जी उठना कविता में सुहास जी भी लिखते हैं कि कैसे मरूं, उसका जवाब स्वयं भी देते हैं, दूसरों को जीने का अवसर देते हुए या लालसाओं के पीछे भागते हुए। तो ये कुछ प्रश्न है जो कवि स्वयं से करता है, और ये कुछ प्रश्न है जो कवि हमारे लिए छोड़ भी जाता है। ये जो निर्दोषता का भाव है कवि के पास, और जो नचिकेता का सा प्रश्नाकुल मन है, वह सब कैसे इन कविताओं में उजागर होता है, हम लोग आज इसको अनुभव कर सके। लगभग 1 घंटे से ऊपर, 1.25 घंटे से ऊपर आप लोग हमारे साथ बने रहे, अच्छा लगा। सुभाष राय जी भी समय निकालकर हमारे साथ इस साक्षात संवाद में उपस्थित हुए। निश्चय ही एक सुंदर शाम रही, और स्वयं हमारे साथ कौशल किशोर जी भी इस बात को, और तमाम दूसरे मित्र भी रख रहे हैं कि एक अच्छी शाम, एक रचनात्मक शाम रही। हम लखनऊ में हैं, और लखनऊ की शाम तो ऐसे भी यादगार शामें होती हैं। तो इस शहर से, और इस शहर के रचनाकार से, जो हर जगह का रचनाकार है, ये तो एक कहने का मुहावरा है, यह एक वर्तमान है जो मैं रख रहा हूं। और सुभाष जी जैसा कवि तो अपने पते को लेकर, अपने परिचय को लेकर कितना सजग है, और उसे कितना विस्तार दे देता है। फिलहाल लखनऊ से आप सभी लोगों को नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद सुहास राय जी। धन्यवाद भाई अर्पण भाई।